करेंगे 3 बजे की 3 बड़ी खबरों पर, जिनको हम आपको बता दें कि दोपहर के 3 बज चुके हैं और शुरू हो चुका है हमारा खास शो 3 बजे की 3 बड़ी खबरें, जहां हम लेकर आते हैं दिन भर के सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें। पहली बड़ी खबर में हम बात करेंगे सीजेपी के प्रदर्शन और सड़क से लेकर संसद तक मचे घमासान की। दरअसल सीजेपी का आंदोलन 26वें दिन भी जारी है। यह आंदोलन अब जंतर मंतर तक ही सीमित नहीं रहा। सीजेपी के इस आंदोलन को अब राजनेताओं से लेकर हस्तियों का भी समर्थन मिल रहा है। वहीं इस बीच पीएम मोदी का भी बयान सामने आया। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक के दोषियों को सजा दिलाने के लिए सरकार ने फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने का भी फैसला लिया है। वहीं दूसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे यूसीसी को लेकर मौलाना रजवी के बयान की, जहां एमपी में यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसौदे को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी के बयान पर घमासान मच गया है। मौलाना रजवी का दावा है कि शरीयत के खिलाफ कोई भी थोपा गया कानून मुस्लिम समाज को मंजूर नहीं होगा। वहीं तीसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे शहर शहर प्रकृति के कहर की, जहां जम्मू कश्मीर टू असम टू नागालैंड मानसून ने भारी तबाही मचाई हुई है। देश भर में बारिश की कहर जारी है, बादल फट रहे हैं, बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों ने जान भी गंवा दी है। असम में जल प्रलय जैसी स्थिति पैदा हो गई है। बारिश के कारण असम में एक ही दिन में 10 लोगों की मौत हो गई है। और वहीं मौसम विज्ञान विभाग ने कई राज्यों में रेड अलर्ट भी जारी किया है। जम्मू कश्मीर में भी 31 लोगों की अभी तक जान जा चुकी है। ये 3 बड़ी खबरें जिन पर बारीकी से हम विश्लेषण करेंगे। तीनों बड़ी खबरों पर अब आपको विशेष जानकारी देंगे, लेकिन सड़क से लेकर संसद तक लगातार संग्राम जारी है और दूसरी तरफ यूसीसी पर बयान और घमासान भी जारी। लेकिन तीसरी बड़ी खबर जहां पर मॉनसून की तबाही देखी जा रही है। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे सबसे पहली खबर के सीजेपी को लेकर। दरअसल संसद से लेकर सड़क तक पेपर लीक को लेकर संग्राम जारी है। दिल्ली इस वक्त देश की राजनीति और छात्र आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र बनी हुई है। 20 जुलाई को निकले चलो संसद मार्च के बाद शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब केवल राजधानी तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि दिल्ली से लेकर बिहार और झारखंड तक देश के कई हिस्सों में इसकी गूंज सुनाई दे रही है। छात्र संगठनों, विपक्षी दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। मुख्य मांग है कि कथित परीक्षा अनियमितताओं और पेपर लीक के मुद्दे पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री यानी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए। हालांकि केंद्र सरकार अब तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि इस मांग पर कोई फैसला लिया जाएगा। इस बीच सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल 26वें दिन में प्रवेश कर चुकी है, जिसने आंदोलन को एक अलग नैतिक और सामाजिक आयाम दे दिया। दूसरी ओर दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी यानी कि सीजेपी का प्रदर्शन भी लगातार जारी है। गुरुवार सुबह से ही हजारों प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर जुड़ रहे हैं। पार्टी प्रमुख अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन को बदनाम करने के लिए भाजपा समर्थित तत्व प्रदर्शनकारियों के बीच घुसकर पत्थरबाजी कर रहे हैं। दरअसल गुरुवार रात जंतर मंतर से करीब 1 किलोमीटर दूर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई थी। पुलिस के मुताबिक पत्थरबाजी के बाद हालात को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसमें 2 एसीपी समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हुए। घटना के बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशन को अस्थायी रूप से बंद किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन भी शामिल है। और इस पूरे घटनाक्रम का मामला अब भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत के संज्ञान में भी पहुंच गया है। उन्होंने कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर न्यायपालिका उचित हस्तक्षेप भी करेगी। उधर आंदोलन को देश की कई चर्चित हस्तियों का समर्थन भी मिल रहा है। लेखिका अरुंधति रॉय ने छात्रों के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद की है। अभिनेता सलमान खान, आलिया भट्ट ने भी प्रदर्शन पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए छात्रों के समर्थन की बात कही। वहीं अभिनेता अनुपम खेर ने छात्रों से शांतिपूर्ण आंदोलन की अपील करते हुए समर्थन जताया, जबकि नसीरुद्दीन शाह ने भी खुलकर आंदोलन के पक्ष में अपनी राय रखी। और इस बीच संसद के भीतर भी नीट पेपर लीक और परीक्षा अनियमितताओं का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है।
लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग न सिर्फ छात्र कर रहे हैं बल्कि विपक्ष की तरफ से भी किया जा रहा है। और ये आंदोलन सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है बल्कि अलग अलग राज्यों में भी फैल चुका है। मुंबई की बात करें, पटना की बात करें, जयपुर की बात करें, उत्तर प्रदेश के लखनऊ की बात करें, हर जगह इस तरीके के प्रदर्शन अब देखने को मिल रहे हैं। और इसी पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश भाटी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एचएनएन न्यूज पर। और चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं कि सर, ये प्रदर्शन जंतर मंतर पर जो शुरू हुआ था, छात्रों का प्रदर्शन, अब पूरे देश भर में फैल चुका है ब्रजेश भाटी जी, लेकिन विपक्ष भी इसके समर्थन में है, सत्ता पक्ष भी हल्ला बोल रहा है। इसका सत्ता पक्ष कह रहा है कि हम तैयार हैं चर्चा के लिए, अलग अलग सरोकार बन रहे हैं। इसको कैसे देखा जाए कि ये छात्रों का जो प्रदर्शन था अब वो विपक्ष के हाथों में आ गया या राजनीतिक मंच बन चुका है, इसको कैसे देखा जाए? आवाज आ रही है नाम जगदीश। हालांकि दोबारा संपर्क करने की कोशिश ब्रजेश भाटी जी से करेंगे, लेकिन लगातार और एक बार फिर से राजनीतिक विश्लेषक ब्रजेश भाटी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, जंतर मंतर पर, जी बिल्कुल 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 ब्रजेश भाटी जी, आपकी आवाज आ रही है। सवाल आपसे सीधा ये है कि एक तरफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है, दूसरी तरफ ये प्रदर्शन सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहा, अब अलग अलग राज्यों में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, पटना में हो रहा है, मुंबई में हो रहा है, जयपुर में हो रहा है। झड़पें देखी जा रही हैं कैसे एक दूसरे के बीच में, विपक्ष भी प्रदर्शन कर रहा है। इसको कैसे देखा जाए कि ये छात्रों का प्रदर्शन था, इसको हाईजैक किया गया, विपक्षी हाथों में चला गया, विपक्षी दल के हाथों में चला गया, या फिर ये अभी भी प्रदर्शन सिर्फ छात्रों का ही है? मैडम, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये जो आप कह रहे हैं ना विपक्ष के हाथों में चला गया, ये छात्रों का आंदोलन है और ये छात्रों के ही हाथों में है। और विपक्ष की जिम्मेदारी होती है, अगर इस तरह की घटनाएं हो तो विपक्ष किस लिए है फिर देश में? विपक्ष को जिम्मेदारी निभानी चाहिए, विपक्ष को अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ और मजबूती से इस विरोध को करना चाहिए, क्योंकि देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और ये भाजपा की बैठी सरकार देश में अराजकता फैला रही है। इस भीड़ में आरएसएस के गुंडे घुस रहे हैं, हिंदू दल के गुंडे घुस रहे हैं जो बच्चों को मारने का वहां काम कर रहे हैं। विपक्ष तो अगर जिम्मेदारी नहीं लेगा तो फिर कौन लेगा? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग सुन रहे हो, मैं सबसे कहूंगा, हम भी किसान संगठन से हैं, हम उन संगठनों सबसे कहेंगे, इसमें जो ये पेपर लीक है, ये कोई देश को बंटवारे की मांग नहीं कर रहे, ये लोग उसकी मांग कर रहे हैं। एक छोटा सा पद है, धर्मेंद्र प्रधान जो यहाँ का शिक्षा मंत्री है, उसके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। क्या धर्मेंद्र प्रधान इतना बड़ा व्यक्ति है कि सरकार उसके इस्तीफा नहीं ले रही? इस्तीफा लेना चाहिए, इस्तीफा लेके भाजपा को दिखाना चाहिए कि हम एक स्वतंत्र सरकार है और हमारे पास इन बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, ऐसे मंत्री को हमने हटाया है। मैं भी 3 दिन जंतर मंतर पे रहा हूँ, मैंने वहां देखा है, पुलिस ने बाबरता करी है, पुलिस ने बच्चों के सिर फोड़े हैं, 10 लाख से 15 लाख लोग इकट्ठे हुए। ये सब लोग वे लोग थे कि जो मांग कर रहे थे कि भाई हमारी क्या गलती है? जो बच्चा 3 साल पेपर की तैयारी करता है और अगले दिन पता लगता है कि उद्योगपति बैठे तन्ना सेठ वहां पर कई करोड़ रुपए देके पेपर लीक करा देते हैं और सरकार के मंत्री उनसे सम्मिलित है इस चीज में। क्या इसका जवाब भारत सरकार में बैठे देंगे? क्या नरेंद्र मोदी इसका सरकार में जवाब देंगे इस बात की? ये सिर्फ ये सरकार फेल हो चुकी है और पूरी तरह से फेलियर होने के बाद अब इनको अपनी गलतियां छुपा रहे हैं। यहाँ पर बैठे गृह मंत्री अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो या धर्मेंद्र प्रधान हो, इन लोगों ने देश को... यहाँ पे सवाल ये उठता है कि एक मंत्री का इस्तीफा लेना काफी होगा या फिर ये जरूरी होगा कि इसमें अकाउंटेबिलिटी तय की जाए, इसमें ये तय किया जाए कि नेक्स्ट टाइम से इस तरीके की घपलेबाजी नहीं होगी, पेपर लीक नहीं होगी, गड़बड़ी नहीं होगी, ये जरूरी है? या फिर किसी मंत्री का, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा जरूरी है? क्या इस्तीफा लेना भर काफी होगा? सर्वप्रथम उस मंत्री का इस्तीफा हो, धर्मेंद्र प्रधान का। कोई ये देश का मालिक नहीं है, कोई ये राजा नहीं है। और उन लोगों की जांच करे सीबीआई, जो जांच कर रही है कि जिन लोगों ने पेपर लीक कराया है। और जिन लोगों ने पेपर लीक कराया है, मैं आपको चैनल के माध्यम से कहूंगा कि उन लोगों की 10वीं तक की मार्कशीट, सारी उनकी क्वालिफिकेशन कैंसिल की जाए, जिससे एक देश में एक संदेश जाए कि जो पेपर लीक करेगा उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाएगा। और जो उनके माँ बापों ने पैसे दिए, उनके माँ बापों को जेल भेजा जाए, जो लोगों ने पैसे देकर पेपर लीक कराया। ऐसे लोगों सरकार कहती रही है कार्रवाई हो रही है, 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, फास्ट ट्रैक का भी गठन कर दिया गया। ब्रजेश भाटी जी,
सोनम वांगचुक को रिहा किया जाए, उनको जंतर मंतर भेजा जाए और जो मांग है बच्चों की, उनकी मांग को मनवाने का काम करें। और जो या अभिजीत दीप के हैं, वो लगातार संघर्षी युवा है, युवा के साथ जुड़े हुए हैं। सरकार वहां डंडे ना बजा के समाधान की तरफ जाए। समाधान होगा जब ही बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना ये लोग बंद करेंगे। और यहाँ भाजपा के बैठे मंत्री ये सोच के कि भाई ये हमारे देश के बच्चे हैं, हमारे परिवार के बच्चे हैं, उनका समाधान करें, ना कि आरएएफ पे, दिल्ली पुलिस पे और इन गुंडों को भेज के हम लाठी बजवाने का काम करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाटी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, एचएनएन न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। बात करेंगे 3 बजे के 3 बड़ी खबरों में दूसरी खबर के। मध्य प्रदेश में जैसे ही सामान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी के बाद आए, धार्मिक ठेकेदारों के पेट में मरोड़ उठने लगे। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी कह रहे हैं कि शरीयत के खिलाफ कानून नहीं मानेंगे। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसौदे को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी के बयान पर घमासान मच गया। मौलाना रजवी का दावा है कि शरीयत के खिलाफ कोई भी थोपा गया कानून मुस्लिम समाज को मंजूर नहीं होगा। लेकिन जब इस देश में क्रिमिनल लॉ सबके लिए एक है तो सिविल लॉ में अलग अलग छूट क्यों? क्या महिलाओं को बराबरी का हक मिलना शरीयत का उल्लंघन है, या फिर असल डर यह है कि यूसीसी आते ही पर्सनल लॉ के नाम पर चलने वाली दुकानें बंद हो जाएंगे? बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा में समान नागरिक संहिता बिल पास हो गया है। सीएम मोहन यादव ने इसे प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन बताया है और कहा है कि इस कानून से समानता, सामाजिक न्याय और महिलाओं के अधिकारों को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके बाद विवाह, संपत्ति और अधिकारों में महिलाओं और पुरुषों के अधिकार समान होंगे। इसके साथ ही आपको बताते चले कि यूसीसी का पूरा नाम समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है। इसका अर्थ है पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेने और संपत्ति के बंटवारे जैसे व्यक्तिगत मामलों में धर्म, जाति या लिंग की परवाह किए बिना एक समान कानून लागू होना। वर्तमान में अलग अलग धर्मों जैसे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई के अपने अपने पर्सनल लॉ हैं। यूसीसी लागू होने के बाद सभी धर्मों के लोगों के लिए एक ही कानून होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य का लक्ष्य पूरे देश में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करना है। गोवा में पुर्तगाली नागरिक संहिता के रूप में यह पहले से ही लागू है। इसके अलावा उत्तराखंड में भी ये कानून लागू हो चुका है और अन्य राज्यों में इसे लागू करने पर विचार प्रक्रिया चल रही है। और अब बात करेंगे तीसरी और अहम खबर के। देश के कई राज्यों में मानसून का कहर जारी है। कहीं पहाड़ ताश के पत्तों की तरह ढह रहे हैं, कहीं नदियां उफान पर हैं, तो कहीं सड़कें मलबे में दब चुकी हैं और आसमान से बरसती आफत की बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड तक मानसून ने तबाही की ऐसी तस्वीर दिखाई है जिसने पूरे देश को चिंता में डाल दिया है। सबसे ज्यादा हालात जम्मू कश्मीर में गंभीर बने हुए हैं। लगातार 5वें दिन भी मूसलाधार बारिश और भूस्खलन ने जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। 4 दिनों में 31 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। बचाव दल लगातार राहत अभियान चला रहा है, लेकिन लगातार बारिश उनके सामने आकर चुनौती की तरह खड़ी हो चुकी है। हालात इतने खराब है कि अमरनाथ यात्रा और माता वैष्णो देवी यात्रा लगातार 5वें दिन भी स्थगित रखी गई है। प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और मौसम सामान्य होने के बाद ही यात्रा दोबारा शुरू करने पर फैसला लिया जाएगा। उधर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग कई जगहों पर भूस्खलन और पहाड़ों के गिरते पत्थरों की वजह से ये रास्ते बंद हैं। कई इलाके देश के बाकी हिस्सों से कट गए हैं और राहत सामग्री पहुंचाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में भी भारी बारिश, भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ की चपेट में तमाम वो हजारों लाखों लोग हैं। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिसमें अब तक 41 लोगों की मौत हो चुकी है और 11 जिले ऐसे हैं जहां पर 65 लाख से अधिक लोग बाढ़ से
प्रभावित हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में 31 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। इसके अलावा नागालैंड में भी लैंडस्लाइड से 9 लोगों की जाने की पुष्टि हुई है। अलग अलग राज्यों में इस मानसून के दौरान बारिश से जुड़ी घटनाओं में दर्जनों लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं और हजारों परिवार प्रभावित हैं। कई राष्ट्रीय और राज्य मार्ग बंद हो चुके हैं। वहीं पहाड़ी जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए और प्रशासन लोगों से अनावश्यक यात्रा न करने की अपील कर रहा है। वहीं मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है कि पहाड़ी राज्यों में अगले कुछ समय तक भारी से बहुत भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। ऐसे में भूस्खलन, फ्लैश फ्लड और नदियों के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी का खतरा बना हुआ है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें भी लगातार मोर्चा संभालते हुए नजर आ रही है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। तो बारिश लोगों के लिए कहर बन चुकी है, कहर बनकर बरप रही है। हजारों लोग इस बारिश की वजह से प्रभावित हो रहे हैं। कई लोगों की अभी तक जान जा चुकी है। किसी एक राज्य की ये बात नहीं है, बल्कि ये जम्मू कश्मीर की बात कर ली जाए, उत्तराखंड की बात कर ली जाए, हिमाचल प्रदेश की बात कर ली जाए, वो तमाम राज्य हैं जहां पर लगातार बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। कई लोगों अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं क्योंकि घरों में पानी घुस चुका है। और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर तेज बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए चैनल न्यूज़।